देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या है। एक वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रदान करता है। बेटा कीवर्ड, सवाल के कीवर्ड को पकड़ना समझिए। सवाल को जल्दी करना, लेकिन जल्दीबाजी ना करें सवाल को करने में। सवाल को पूरा एक साथ नहीं पढ़ते हैं, सवाल के एक एक वर्ड को पढ़िए पहले। एक वस्तु विराम, तो ये विराम आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। तथा नियत त्वरण से गति प्रदान करता है। अब त्वरण का मान हमें नहीं पता, लेकिन उसने बताया है कि त्वरण क्या है? नियत है। त्वरण क्या है? नियत है। तो दो चीजें हमें यहां से पता चली, वो लिख लेना चाहिए। आगे क्या है? प्रारंभ करता है तथा पहले 10 सेकंड में पहले 10 सेकंड का मतलब है 0 से 10 सेकंड। तो पहले 10 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लेता है? वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अगले 10 सेकंड में वस्तु कितना चलेगा? पहले 10 सेकंड में 100 मीटर चलता है, तो अगले 10 सेकंड में कितना चलेगा? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, वही आपको अप्लाई करना है। क्या बताया था? यदि t सेकंड में वस्तु कुछ दूरी चलता है x, तो नेक्स्ट t सेकंड में कितना चलेगा? इसका कंसेप्ट है x/3x। याद होना चाहिए बेटा। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये ऑड नंबर का रेशियो मैंने बताया था, आपको याद होगा। इस तरीके से बताया था, पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में कितना चलता है? x/3x। फिर तीसरे 1 सेकंड में, हर एक एक सेकंड के अंतराल में आगे बढ़ते हुए एक एक सेकंड के अंतराल में 1 सेकंड में वस्तु x चलता है, तो दूसरे 1 सेकंड में दूसरे 1 सेकंड में कितना चलेगा? 3x। और ये किसी भी t समय के लिए भी सही होता है, चाहे वो 5 सेकंड का अंतराल हो या 10 सेकंड को। पहले 5 सेकंड में अगर x चलता है तो दूसरे 5 सेकंड में 3x चलेगा। पहले 4 सेकंड में x चलता है तो दूसरे 4 सेकंड में 3x चलेगा। पहले 10 सेकंड में x चलता है तो दूसरे 10 सेकंड में 3x चलेगा। अगर वस्तु पहले 10 सेकंड में 100 मीटर चलता है तो अगले 10 सेकंड में 300 मीटर चलेगा। आंसर आ गया। या अगर मुझे सवाल करना होता तो मैं ऐसे पर करता सवाल, अच्छा विराम u0, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा कंडीशन इंपॉर्टेंट है साहब? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तभी ये वैलिड है, तभी ये वैलिड है। सिर्फ नियत त्वरण नहीं, प्रारंभिक वेग 0 होना चाहिए। तो मैं सवाल कैसे करूंगा? देख, विराम में है मतलब u0 है, त्वरण कैसा है? नियत है। पहले 10 सेकंड में 100 चलता है, तो अगले 10 सेकंड में इसका 3 गुना चलेगा, 100 तो 300 आंसर। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आया तो फॉर्मूला लगा के भी कुछ नहीं करोगे, और कंसेप्ट समझ में आएगा तो 100 तो 300। अच्छा, टोटल 20 सेकंड में पूछता तो x, पहले t सेकंड में x, तो अगले पहले t सेकंड में x, तो टोटल 2t सेकंड में 4x, इसलिए तो अगले t सेकंड में 3x। अरे भाई, अगर ये t सेकंड में x चलता है तो 2t सेकंड में 4x चलेगा। देखो, t सेकंड और 2t सेकंड x/4x होता है। t सेकंड और नेक्स्ट t सेकंड, वो x/2 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इसको पॉज करके लिखिए। पहले लिख लिया क्या? आगे देखो, पॉज करके लिख लो। आगे देखो, एक वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रदान करता है। कहां से करता है? विराम। तो विराम वाला कीवर्ड आपको पकड़ना है u0, तथा नियत त्वरण मतलब a नियत। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि विराम और नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है। तो n सेकंड तथा nth सेकंड में विस्थापन का अनुपात बताएं। टोटल n सेकंड, टोटल n सेकंड और nth सेकंड में विस्थापन का अनुपात आपसे पूछे, तो टोटल n सेकंड में विस्थापन निकालेंगे तो टोटल t टाइम में या टोटल n टाइम में, t समय n समय वही एक ही बात है। मान लो मैं कहता हूं t सेकंड में बताओ, मतलब 5 सेकंड हो सकता है, t का मान 10 सेकंड हो सकता है, वो ये कह रहा है n सेकंड में बताओ, n भी 4 5 6 10 हो सकता है। तो टोटल n सेकंड में जो विस्थापन होता है उसका फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। जी हाँ, पे सॉरी t नहीं होगा, समय वो t सेकंड नहीं दिया है, समय क्या दिया है? n सेकंड। तो अब n रखते हैं, प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ an² ये बचेगा। ठीक है बेटा। अब विस्थापन इन nth सेकंड, nth सेकंड का मतलब है पर्टिकुलरली उस nवें सेकंड में विस्थापन क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। बेटा ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, AIEEE इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है, AIPMT में भी पूछा है, मेडिकल में। अब अनुपात पूछा है मेरे से, किसका अनुपात पूछा है? n सेकंड तथा nth सेकंड का अनुपात। जब मैं इसको भाग दूंगा तो यहां से u ये भी 0 हो जाएगा। देखो, a/2 से ये a/2 कटेगा, यहां बचेगा n², ये होगा 2n-1। तो लिखेंगे विस्थापन इन n सेकंड बटा विस्थापन इन nth सेकंड इज इक्वल टू n² बटा 2n-1। यह कैंसिल हो जाएगा, n² बटा 2n-1।
तो पॉज करके इसको भी लिखे बच्चा अच्छे से। कई बार बच्चा इस सवाल में भी फंस जाता है, हालांकि देखोगे तो सवाल बड़ा आसान सा लग रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो फिजिक्स के कंसेप्ट को एक बार पढ़ने के बाद उस पर कुछ सवाल करने के बाद ही आपको अच्छा महसूस होगा और ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अच्छा आप सवाल अपन कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए साहब, ये देख वस्तु u वेग तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है। मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u। कब? t = 0 पे। मतलब प्रारंभ हमेशा t = 0 पे होता है। नहीं तो बताओ कब होगा? अगर बोलता है 4 सेकंड पे प्रारंभ हुआ तो मानेंगे 4 सेकंड पे हुआ, बोलता है 10 सेकंड पे हुआ तो 10 सेकंड पे हुआ, लिखा सिर्फ प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक हमेशा t = 0 पे ही होगा। तो t = 0 पे वेग उसका u है तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नियत त्वरण वाले सारे केस आपको रट जाने हैं। नियत त्वरण से वस्तु चल रहा है तो पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, टोटल 4 सेकंड, टोटल 5 सेकंड में तय दूरी का अनुपात क्या होता है? नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। 1 सेकंड में दूरी, 2 सेकंड में दूरी, 3 सेकंड में दूरी, 4 सेकंड में दूरी, तय दूरी का अनुपात क्या होगा? तो 1:4:9:16:25। अच्छा, पहले 1 सेकंड, फिर दूसरे 1 सेकंड, दूसरे एक ही सेकंड में, फिर तीसरे 1 सेकंड, फिर चौथे 1 सेकंड, फिर पांचवें 1 सेकंड। 1 3 5 7 9 11 है ना, ऑड नंबर का। ये क्या पूछ रहे हैं? u वेग तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तथा यात्रा को v वेग से समाप्त कर लेता है। u वेग से यात्रा शुरू करता है और यात्रा को v वेग से समाप्त कर लेता है। तो यात्रा के मध्य बिंदु पे वस्तु का वेग होता है। बहुत फेमस सवाल है, इसका जो आंसर आएगा वो आपको रट के रखना है, बार बार ड्राइव नहीं करना है। सुनो ध्यान से। मान लो कुल यात्रा की दूरी थी 2s, जानबूझ के मैं 2s लिख रहा हूं। तो मध्य बिंदु कितने दूरी पर होगा? तो मध्य बिंदु यहां से होगा s दूरी पर, और यहां पे s दूरी पर आपसे ये वेग का मान पूछा है। vds मान लो या v मिड लिख लो, ये मान पूछा है। कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक वेग अपने को दिया है, जब यात्रा प्रारंभ किया था तो वेग u था, जब यात्रा खत्म किया तो वेग v है। कितने दूरी के बाद? 2s दूरी के बाद। और मध्य बिंदु पे आपसे वेग पूछा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज और मुझे पता है कि नियत त्वरण से गति कर रहा है, और नियत त्वरण से गति कर रहा है तो मुझे समाकलन अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सवाल को सॉल्व कर लूंगा गति के समीकरण से। कौन सा गति का समीकरण है जो वेग, दूरी और विस्थापन में संबंध बताता है? तीसरा, जिसमें समय ना हो, वेग, दूरी और विस्थापन हो। तीसरा गति का समीकरण। तो तीसरा गति का समीकरण पूरे यात्रा के लिए लगाऊंगा। किसके लिए लगाऊंगा? पूरे यात्रा के लिए। हमेशा जब भी इस तरह का सवाल हो तो गति का समीकरण पहले पूरी यात्रा के लिए लगाओ, ताकि तुम्हें जो दिया गया उसके बीच में संबंध आ जाए। तो बताओ, अंतिम वेग v², प्रारंभिक वेग u² बराबर 2a, नियत त्वरण जो दिया हुआ है उसको a मान लो, कुछ दूरी s, सॉरी 2s क्यों साहब? तो आपने मान लिया था कि कुल यात्रा 2s विस्थापन या 2s दूरी का। अब आधे यात्रा के लिए लगाओ, आधे यात्रा के लिए। जब आधे यात्रा के लिए लगाओगे तो ये तरह फाइनल वेग हो जाएगा और ये इनिशियल वेग u हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? v मिड का होल स्क्वायर माइनस u² बराबर 2as। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब तुम्हें वर्बली यहां से देख के सवाल को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से भाग दे दो। जब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से भाग दोगे, है ना, इसको इससे भाग दे दो तो क्या होगा? देखो, v² माइनस u² बटा v m का होल स्क्वायर माइनस u², ये बनेगा। यहां लिख लेता हूं बेटा, बाकी ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं आपको। क्या बनेगा बोलो? v² माइनस u² बटा, ये इससे टर्म से डिवाइड होगा, vm का होल स्क्वायर माइनस u² बराबर, ये होगा आपका 2a × 2s और ये होगा 2as। तो 2as से कटेगा, ऊपर बचेगा 2/1, तो ये बच जाएगा 2/1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो साहब? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, यहां से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? v² माइनस u² बराबर 2vm का होल स्क्वायर माइनस 2u²। ये टर्म बनेगा। अब ढंग से देखना, इस 2u² को अगर मैं उधर ले जाऊं तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो बनेगा v² प्लस 2u² और माइनस u²। तो v² प्लस u²। 2 वाले टर्म को नीचे ले आऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये टर्म क्या बनेगा? v मिड का स्क्वायर बराबर v² प्लस u² बाई 2।
अब एक काम करता हूं मैं, ये रूट भी हटा देता हूं, सॉरी, ये स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। चाहे तो आप एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का रूट। अब ये जो रिजल्ट आया है वो कैसे सॉल्व किया हमने, यही अप्रोच क्यों लगाया। क्या मैं दूसरे गति के समीकरण से सॉल्व नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे गति में इसके समीकरण में आपको चाहिए होगा समय, और ना तो समय दिया है और ना ही समय के बारे में पूछ रहा है, ना तो समय दिया है और ना समय के बारे में पूछ रहा है। तो जबरदस्ती समय का कंसेप्ट यहां पे लाने का कोई जरूरत नहीं है। कौन से समीकरण से होना चाहिए, मेरी बात सुनो। अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, तो बताया त्वरण नियत है। अंतिम वेग दिया, प्रारंभिक वेग दिया, बताया त्वरण नियत है। 2s दूरी के बाद इसका वेग v है, तो आधे दूरी पे वेग क्या होगा, दूरी तुम्हें बता रहा है, वेग बता रहा है, त्वरण बता रहा है, दूरी बता रहा है, वेग बता रहा है, त्वरण बता रहा है, कौन सा गति का समीकरण लगेगा यहां पे। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, बात एक इस सवाल की नहीं है, बात तो है कंसेप्ट की, कि किस तरह के सवाल में कौन से गति का समीकरण लगाएंगे। हर बच्चे को गति का समीकरण पता होता है, लेकिन उसको यही नहीं पता होता है कि कौन से गति का समीकरण कहां लगता है। तो प्लीज मेरी बात को फिर से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि जब वेग 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 त्वरण और विस्थापन की बात हो तो याद करेंगे गति का तीसरा समीकरण। तो इसको पॉज करके लिखिए, गति के तीसरे समीकरण में हमने सॉल्व किया, गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करके हमने सॉल्व किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रुक जाओ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मध्य बिंदु पे वेग पूछा है ना, इस कीवर्ड को पकड़ो पहले। कहां वेग पूछा है, मध्य बिंदु पे। अब ये सवाल का लैंग्वेज अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। हालांकि सवाल यही होता है, जवाब भी यही होता है, लेकिन पूछता कैसे है, सुन मेरी बात। ऐसे तुमसे सवाल पूछेगा, एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन का इंजन इस खंबे को यू वेग से क्रॉस करता है और ट्रेन का लास्ट वाला बोगी वी वेग से क्रॉस करता है, तो ट्रेन का मध्य बिंदु कितने वेग से क्रॉस करेगा, भाई का मध्य बिंदु क्रॉस करेगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा साहब, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता ने अपनी गति प्रारंभ की यू वेग से और खत्म की वी वेग से, तो कुत्ता गति के मध्य बिंदु पे कुत्ते का वेग क्या हो। एक वस्तु को ऊपर फेंका मैंने, यू वेग से फेंका, अंतिम वेग 0 हो जाता है अधिकतम ऊंचाई पे, तो मध्य बिंदु पे फेंक क्या हो। अबे नियत त्वरण के साथ जहां भी कुत्ते चल रहा हो, चिड़िया उड़ रही है, वस्तु फेंक रहा हो, आदमी भाग रहा हो, ट्रेन चल रहा हो, मध्य बिंदु पे वेग यही लिखोगे, रूट अंडर वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। कोई भी चीज कहीं भी चल रही हो, लेकिन नियत त्वरण के साथ अगर चल रही है, नियत त्वरण के साथ अगर चल रही है, तो रूट अंडर प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर प्लस अंतिम वेग का होल स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। इसको रट ले, लिख ले, पॉज करके लिखो इसको। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। देखो, एक वस्तु यू वेग तथा ए त्वरण से गति प्रारंभ करता है। अब यहां से प्रारंभिक वेग इसका क्या है, यू है। अच्छा, नियत त्वरण ए दिया हुआ है। इस दूरी के विस्थापन के बाद उसका वेग v हो जाता है। मतलब कुछ u वेग से गति प्रारंभ किया, नियत त्वरण से चलता है, और इस दूरी के विस्थापन के बाद उसका वेग v हो जाता है। अरे पिछला वाला सवाल भी तो यही था, कुछ ऐसा ही था। आगे क्या बोला है, तो प्रारंभ से 2s/3 मतलब 2/3 दूरी पे, यहां से इस दूरी के बाद वेग v हो गया है, या आपसे 2s/3 दूरी के बाद कुछ v1 वेग पूछे। कैसे सॉल्व करेंगे, मध्य बिंदु पे तो नहीं है कि समीकरण लगा दे वही वाला, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना। अपन फिर से गति का समीकरण लगाएंगे। गति का समीकरण कहां से कहां तक लगाएंगे, तो गति का समीकरण लगाएंगे पहले पूरी यात्रा के लिए। और कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे, तो याद करो अभी क्या समझाया था। अभी तुम्हें समझाया था वेग वेग अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दूरी और त्वरण दिया हो, तो तीसरा समीकरण लगाएंगे। बोलो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बड़ा आसान सा समीकरण है। अब लगाएंगे गति का समीकरण 2s/3 दूरी के लिए, यहां से यहां तक के लिए गति का समीकरण लगाएंगे। तो अंतिम वेग बोलो, v डैश का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a इंटू 2s/3। अब क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टर्म v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा v1 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s बटा 2a इंटू 2s/3, 2a इंटू 2s/3। यहाँ से 2s, ये 2s कैंसिल होगा, 3 ऊपर चला जाएगा,
और 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3v1 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहां से आपको v डैश का मान निकालना है, तो चलो वही निकाल देता हूं। तो ये हो जाएगा तेरा 2v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बराबर 3v1 का होल स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर। अब क्या करेंगे साहब, v डैश का मान निकालना है, 3u स्क्वायर को इधर ले आएंगे। जब 3u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस 2u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो u स्क्वायर बचेगा। तो आंसर हो जाएगा तेरा v डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 2v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 3, ये आंसर आ जाएगा। और एक बार खुद से भी सॉल्व कर लो, कोई खास बात नहीं है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, कैलकुलेशन आप एक बार खुद से भी कर सकते हैं। तो इसको लिखिए बेटा ढंग से, लिख लिया क्या? आगे देखो, एक वस्तु 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, एक वस्तु नहीं सॉरी, वस्तु 2/3 बेग, अच्छा 2/3 2/3 बेग 3 मीटर दूरी नियत मंदन से तय करने के बाद खो देता है। 3 मीटर दूरी तय करने के बाद, 3 मीटर दूरी नियत मंदन से तय करने के बाद खो देता है। देखो बस सवाल क्या है, एक वस्तु अपना 2/3 बेग 3 मीटर दूरी नियत मंदन से तय करने के बाद खो देता है। एक वस्तु अपना 2/3 बेग खो देता है, मतलब माना कि t इज इक्वल टू 0 पे उसका जो बेग है वो u है, मान लो, माना t इज इक्वल टू 0 पे उसका बेग क्या है, u। तो जो अंतिम बेग होगा वो 2/3 खो देगा, तो बचेगा कितना, 1/3 u/3, ये बच जाएगा। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको समझिए। क्यों कह रहा है कि 2/3 खो देता है, तो अंतिम बेग बचा हुआ उस क्षण पे कितना होगा, u/3 होगा। तो देखो वस्तु का बेग, प्रारंभिक बेग u है और कितना मीटर चलता है, 3 मीटर, और उसका बेग हो जाता है u/3। कैसे चल रहा है, नियत मंदन से चल रहा है, मतलब यहाँ पे मंदन जो भी होगा वो कैसा होगा, नियत होगा। फिर मान लो कुछ x दूरी चलता है और आप रुक जाता है, तो आपसे यही पूछा है कि कितनी दूरी और चलने के बाद विराम में आ जाएगा। तो आपको ये बहुत फेमस सवाल है बेटा, हर किताब, हर मॉड्यूल, हर टेस्ट में ये सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पे ढंग से समझना, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो पिछला वाला सवाल कराया था उसी को नए फॉर्मेट में पूछा है? क्या क्या पता है आपको, प्रारंभिक बेग, अंतिम बेग और त्वरण नियत है, ये पता है। कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी बेग त्वरण, दूरी बेग त्वरण, तो थर्ड गति का समीकरण। तो यहां से यहां तक या डायरेक्ट यहां से यहां तक गति का समीकरण लगा लो, तो पूरे यात्रा के लिए लगाओगे तो अंतिम बेग 0 रुक गया है तो, और प्रारंभिक बेग u स्क्वायर, तो लिखोगे 0 माइनस u स्क्वायर बराबर 2 मंदन a जो कि ऋणात्मक हुआ तो माइनस लगाओ मंदन में, इंटू 3 प्लस एक्स, टोटल दूरी क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स, अरे पूरा यात्रा। और पहले यहां से यहां तक के लिए लगा लो, या तुम चाहो तो यहां से यहां तक के लिए लगा लो। यहां से यहां तक लगाओगे तो फिर से 0 माइनस u स्क्वायर बाई 9 प्रारंभिक बेग u/3 था, माइनस 2a इंटू एक्स आ जाएगा। और ये वैरायटी ऑफ मेथड से किया जा सकता है, मेथड नहीं तरीके से किया जा सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि या तो तुम पूरी यात्रा के लिए समीकरण लगाओ, या यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओ, या फिर पूरी यात्रा के लिए लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा लो, क्योंकि 2 बार तुम्हें इक्वेशन लगाना पड़ेगा। 2 अननोन है, कौन कौन सा, x और मंदन है। अब तुम यहाँ से कुछ मत करो, इनको भाग दे दो, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 2a से 2a कटेगा, कितना आसान है। u स्क्वायर से u स्क्वायर कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ये x इधर जाएगा। 9 ऐसे लिख देता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 9/1 इज इक्वल टू 3 प्लस x/x, इसको इधर ले जाओगे, ये बनेगा 9x इज इक्वल टू 3 प्लस x। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लो। ये इधर जाएगा 8x/3, तो x इज इक्वल टू आएगा 3/8, ये जवाब आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/8। हालांकि इसका आंसर तो आता था 1 मीटर, मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3/8, तो हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो सकता है सवाल ही में चेंज हो गया होगा मेरे से। 2/3 बेग 3 मीटर की दूरी बाद खो देता है। मान लो मैं ऐसा सोचूं कि 1/3 बेग खो देता है, तो बचेगा कितना, 1/3 बच जाएगा। सॉरी, 1/3 खो देता है, 1/3 खो देता है, तो बचेगा 2/3। तो 2/3 के हिसाब से एक बार मैं सॉल्व करूँ इसको, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे 1/3 लिखता हूँ। 1/3 खो देता है तो बचेगा 2/3
बचेगा कितना 2/3, तो 2/3 अगर रखूं मैं यहाँ पे 2/3 तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ, तो ये बनेगा 9/4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 4×12 प्लस 4×12 प्लस 4x, 4 इधर आएगा, 9 - 4 5x। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, आराम से अपन देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बुलेट अपना 1/10 मतलब 1/10वां हिस्सा 1/10 वेग खो देता है एक प्लैंक से निकलने के बाद। एक प्लैंक देखिए, कुछ x मोटाई का एक प्लैंक लिया अपन ने, बहुत फेमस सवाल है, देखिएगा x मोटाई का कोई प्लैंक ले लिया। अब यहां से आया बुलेट, देखो ये बुलेट आया। अब बुलेट का वेग कितना था नहीं बताया, इसलिए अपन u मान लेते हैं। अब जब इसको चीरता हुआ बाहर निकला तो इससे पास करेगा, चीरता हुआ बाहर निकलेगा तो मंदन लगेगा, और वो जो मंदन है वो नियत है। मंदन कैसा दिया हुआ है, नियत है। तो जब इसे क्रॉस करता है तो ये अपना 1/10वां हिस्सा वेग खो देता है, 1/10 वेग खो देता है। तो बचेगा कितना, देखो बेटा u माइनस अपना 10वां हिस्सा खो देता है तो कितना बचेगा 9u/10, कितना वेग बच जाता है। तो और कितने प्लैंक लगेंगे इसको पूर्णतः रोक लेने की। तो मान लो ये पहला प्लैंक था, फर्स्ट प्लैंक है, ये तुम्हारा कुछ दूसरा प्लैंक है, और फिर आपका ये लास्ट प्लैंक है। कौन सा है ये, nth प्लैंक है। nth प्लैंक मान लिया कि इसको रोकने के लिए चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो पॉज करके पहले सवाल लिख लो, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, पॉज करके सवाल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर मिटा दूंगा, ठीक है बेटा। तो बताओ, इसके लिए अगर तुम्हें कोई गति का समीकरण लिखना पड़े, क्योंकि मंदन नियत है, तो कौन सा गति का समीकरण लिखोगे। तुम्हें अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है, इसका मोटाई x दिया हुआ है, मंदन नहीं दिया हुआ, नियत है। तो कौन सा गति का समीकरण लिखोगे, तीसरा। अब तीसरे गति के समीकरण के अनुसार एक प्लैंक के लिए जब गति का समीकरण लिखोगे, कितने प्लैंक के लिए, एक प्लैंक के लिए, तो अंतिम वेग है तेरा 9u/10। तो अंतिम वेग लिखोगे 9u/10 का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग u² बराबर 2a × x। अगर यही समीकरण n प्लैंक के लिए लगाओगे तो अंतिम में इस बुलेट का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, n प्लैंक से निकलने के बाद 0, क्योंकि तूने n प्लैंक की रिक्वायरमेंट मानी ही थी इसको रोकने के लिए। तो मान लो कि n प्लैंक से बाद निकलने के बाद रुक जाता है, तो 0 - u² बराबर 2ax कितनी बार लगेगा, n। यही मंदन कितनी बार हो जाएगा, n बार। अब समीकरण 1 को क्या करेंगे अपन, 2 से भाग दे देंगे। तो बेटा सवाल पढ़ के ना बच्चा हैंग हो जाता है, वो अलबला जाता है कि अब इसमें क्या सोचे क्या करे। बेटा मैंने तुम्हें 5 तरह के सवाल एक ही टाइप की करा रहा हूँ, पहले उस पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जब भी वेग दिया हो, त्वरण दिया हो, दूरी दिया हो, तो गति के तीसरे समीकरण से करते हैं। तो अब ऐसा नहीं लगता सारे सवाल गति के तीसरे समीकरण से कर रहा हूँ। अब भाग दो तो हो जाएगा 81u² 100, और ये u² इस कैंसिल हो जाए। अच्छा -u² और है, तो उसको अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व करो, तो 81/100 u², जब एलसीएम लोगे तो 81 - 100, 81 - 100 आ जाएगा -19। तो ये होगा तेरा -19 u²/100 बटा -u²। देख भाई समझ आया, यहाँ से -u² से -u² कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है। तो ये आ जाएगा 19/100। उस तरफ क्या बनेगा, 2x बटा 2ax × n टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। देखिए एक ही लाइन में जवाब आ गया। एक बार थर्ड इक्वेशन मोशन लगा, जैसे ही भाग दिया जवाब आ गया। जवाब आ गया 19/100, और ये है तेरा बटा n उधर चला जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा तेरा 100/19। तो ये हो जाएगा 20 × 25 100 होता है, तो 19 से भाग दे रहा हूँ, तो 20 से थोड़ा कम है तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पॉइंट कुछ भी आएगा 1.2। तो अब प्लैंक तो होगा 1 2 3 4 5 नहीं तो 6, 5 प्लैंक तो नहीं रोक पा रहा क्योंकि 5.12 आ रहा है, मतलब टोटल कितने प्लैंक लगेंगे, 6 प्लैंक लगेंगे। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर अगर 5.12 लगा है तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन 5 पे नहीं रुका ना, यहाँ पे कंसेप्ट लगाना रोक देना है। तो क्या 5 प्लैंक सफिशिएंट था रोकने के लिए, अगर सफिशिएंट होता तो 5 ही आता ना आंसर। 5 से अगर कम आ रहा है, जैसे मान लो कि 4.6 आ रहा है तो 5 प्लैंक चाहिए होगा, क्योंकि 4 से नहीं रोक पा रहा है। अगर 5.02 भी आता है ना तो 5वें से नहीं रुका, 6ठे से टकराने के बाद ही रुकेगा। तो 6 प्लैंक टोटल आपको चाहिए, क्योंकि सारे 5 प्लैंक संभव है नहीं, 5.12 प्लैंक संभव है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 प्लैंक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्लियर है क्या? ये बात अच्छे समझ में आ गई? पॉज करके इसको लिखिए। सवाल पहले आपने लिख लिया था, इसको पॉज करके लिख लीजिए। आगे देखिए सवाल। एक वस्तु नियत त्वरण तथा प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड से गति प्रदान करता है। अब यहाँ पे समझना, गति के समीकरण का ब्यूटी देखना। एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं यहाँ पे। एक वस्तु नियत त्वरण, मतलब त्वरण इसका कैसा है? नियत है, ए नियत है। नियत त्वरण पहले पकड़ेंगे कीवर्ड, और नियत त्वरण होगा तो लगाएंगे गति का समीकरण। अगर त्वरण नियत नहीं है, अगर त्वरण नियत नहीं है तो आप करेंगे समाकलन तथा अवकलन। तो देखिए, नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तथा 6 मीटर पर सेकंड से गति प्रारंभ करता है। यदि 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 26 मीटर पर सेकंड, मतलब t = 0 पे उसका वेग था 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड समय लेने के बाद उसका वेग हो जाता है 26 मीटर पर सेकंड। तो बताइए वो इसी अंतराल में कितना दूरी तय करेगा? तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ तेरा 6, अंतिम वेग दिया हुआ तेरा 26, और त्वरण नियत है, तो औसत वेग कितना हो जाएगा? मान ले औसत वेग पूछता, तो सीधा औसत वेग निकाल सकते हो तुम। 26 + 6/2, 26 और 6 कितना हो गया? 32/2, 16 मीटर पर सेकंड। तो दूरी उसी समय अंतराल में कितना हो जाएगा? तो औसत वेग गुना समय हो जाता है कुल विस्थापन। कुल विस्थापन बटा समय बराबर औसत वेग, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग गुना समय। तो औसत वेग बता कितना होगा? 16 गुना समय होगा 5, 80 मीटर। तो जवाब क्या हो जाएगा? 80 मीटर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? गति के समीकरण से कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा सवाल। एक वस्तु नियत मंदन से गति प्रारंभ करता है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग तो नहीं पता, बस ये कह रहा है कि नियत मंदन से गति प्रारंभ करता है। नहीं, नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है। साहब ये गलत हो जाएगा। नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तथा पहले 5 सेकंड में, कितने में? पहले 5 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब मान लो t = 0 से यहां से गति प्रारंभ किया, पहले 5 सेकंड में 40 मीटर चलता है। ठीक है भाई, कितना चलेगा? 40 मीटर। और 40 मीटर चलने के बाद समय क्या हो जाएगा? 5 सेकंड, क्योंकि पहले 5 सेकंड में 40 मीटर चलता है। फिर दूसरे 5 सेकंड में 65 मीटर चलता है। मतलब यहां से 5 सेकंड खत्म हो गया। पहला 5 सेकंड 0 से 5 के बीच होगा, दूसरा 5 सेकंड मतलब 5 से लेकर 10 के बीच में होगा, दूसरे 5 सेकंड में 65 मीटर और दूरी तय कर लेता है। ठीक है बात साहब, यहाँ पे समय कितना होगा? 10 सेकंड। फिर पूछे अगले 5 सेकंड विस्थापन बताओ, मतलब यहां से यहां तक मान लो समय हो रहा है 15, यहां से यहां तक विस्थापन कितना तय करेगा अगले 5 सेकंड में? पहले 5 सेकंड कितना चला? 40 मीटर। इसको मिटा के फिर से एक बार बना लेता हूं। पहले 5 सेकंड कितना चला? 40 मीटर। फिर दूसरे 5 सेकंड का मतलब आप समझते हैं क्या? देखिए यहां से समय हो रहा है t = 0। देखिए भाई यहां पे समय हो रहा है t = 0, यहां से गति प्रारंभ करता है और 40 मीटर चलता है पहले 5 सेकंड में। फिर दूसरे 5 सेकंड मतलब फिर 5 सेकंड के लिए चलता है और 65 मीटर चलता है फिर 5 सेकंड में। और फिर यहां से अगले 5 सेकंड में समय हो जाएगा कुछ 15 सेकंड। कितना दूरी तय करेगा ये आपसे पूछा है। क्या बताया है? बताया आपसे ये है कि प्रारंभिक त्वरण कैसा है? नियत है। ये बताया कि त्वरण कैसा है? नियत है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो अपने को नियत त्वरण दे दिया है, एक त्वरण के बारे में बता दिया, मतलब गति का समीकरण लगेगा, समाकलन अवकलन से नहीं होगा। जब भी त्वरण नियत दिया हो तो गति के समीकरण से सवाल सॉल्व करते हैं, तो गति का समीकरण लगेगा, ये तय बात है। और क्या बताया? समय बताया, विस्थापन बताया। तो तीसरा समीकरण तो नहीं लगाओगे। तीसरा समीकरण कब लगाते? जब समय ना दिया हो, वेग दिया हो। तो यहाँ पे वेग तो नहीं दिया हुआ है। क्या प्रारंभिक वेग पता है आपको? नहीं। 5 सेकंड के बाद नहीं, 10 सेकंड के बाद नहीं, 20 सेकंड के बाद नहीं, वेग पता ही नहीं। विस्थापन पता है, त्वरण पता है और समय पता है। विस्थापन पता है, त्वरण पता है, समय पता है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? काइनेमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि त्वरण का प्रकृति उसमें कैसा है। यदि त्वरण नियत है तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किसका किसका दिया, उसके अकॉर्डिंग गति का समीकरण यूज करते हैं। तो भाई साहब अगर इसका प्रारंभिक वेग 0 दिया होता तो u 0 लेते, लेकिन प्रारंभिक के बारे में बात ही नहीं किया है। अब चेक करते हैं प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा या नहीं। तो देखो पहले 5 सेकंड में 40 चलता है और प्रारंभिक वेग 0 और त्वरण नियत होता तो दूसरे 5 सेकंड में इसका 3 गुना चलता है। याद करो, x/3 x/5x कब होता है? पहले टी टाइम में, फिर दूसरे टी टाइम में, फिर उतने ही नेक्स्ट टी टाइम में। पहले टी टाइम में अगर x चलता है तो उसके नेक्स्ट टी टाइम में 3x चलना चाहिए। पहले 5 सेकंड में 40 चलता है तो उसके अगले 5 सेकंड में 120 चलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 65 चला है। इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कुछ u था, u 0 नहीं है, कुछ u था। तो u मान के आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 सेकंड के लिए गति का समीकरण लगाएंगे। तो पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 40 बराबर
u मान लो कुछ u इंटू 5 समय, पहले 5 सेकंड के लिए लगा, प्लस हाफ त्वरण नहीं पता a मान लेते हैं, इंटू 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया समीकरण। कहां से कहां तक लगा है? सब यहां से लेकर के यहां तक लगा है। अब दूसरे 5 सेकंड के लिए गति का समीकरण करेंगे तो विस्थापन कितना रह गया? 65। लेकिन दूसरे 5 सेकंड यहां से यहां तक में जब प्रारंभिक वेग अब u लेंगे तो यहां पे आपको u प्रारंभिक वेग इस u के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये त्वरित है, तो यहाँ पे चल के कुछ v डैश होगा वेग। तो यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण लिखने के बजाय एक तरीका है हमेशा ये यूज करना कि यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण लिखना। यहाँ से यहाँ तक फायदा क्या होगा? क्योंकि तुम्हें ये 40 और 65 105 मीटर तो दूरी विस्थापन पता ही है, और यहाँ से आप 5 सेकंड होता है, तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 सेकंड होगा, तो प्रारंभिक वेग u इंटू 10 सेकंड लेना, फिर यहाँ का प्रारंभिक वेग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक तरीका होता है एक वेरिएबल कम करने का। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक के लिए गति का समीकरण लोगे, प्रारंभिक वेग u मानोगे, यहाँ का वेग नहीं पता है v मानोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे 5 सेकंड के लिए तो v डबल डैश मानोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहले यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण लिखे, फिर आप यहाँ से यहाँ तक के लिए गति का समीकरण। तो समय हो जाएगा 10 सेकंड, दूरी आपको 65 और 40 हो जाएगा 105। बताइए क्या होगा? हाफ a इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। अब यहां से ये दूरी आपको निकालना है, ये मान लीजिए ऐसे। तो अब यहां से यहां तक गति का समीकरण निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे एक पता करना होगा। तो अब क्यों ना यहां से डायरेक्ट यहां तक गति का समीकरण लगा दें, और समझिएगा ये 105 और प्लस s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 प्लस s, और ये s आपको निकालना है, बराबर प्रारंभिक वेग वही हो गया u और समय हो गया 15 सेकेंड, हाफ त्वरण a इंटू 15 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है? s निकालना है। आपको ना तो u पता है ना तो a पता है, तो u और a इस दो समीकरण से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? ये सवाल थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्या? बिल्कुल होता जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक वेग के बारे में इसमें नहीं बताया था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो इक्वेशन है, दो का मान निकालना है। तो देखो ये 10 है, ये 5 है, तो ऊपर में 2 से गुना कर दो और दोनों समीकरण को घटा दो। सुना क्या कहा? ऊपर में 2 से गुना कर दो, दोनों तरफ गुना होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको इससे घटा दो, माइनस 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 कर दो। इसको 2 से गुना करोगे तो क्या होगा? 80। 80 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 माइनस 25। क्यों भाई? क्योंकि 80 में से 105 को घटाऊंगा, माइनस 25 इज इक्वल, ये 10u और ये 10u कैंसिल होके कट जाएगा, कोई खास बात नहीं। यहां से a/2 बाहर निकाल लो अगर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 और 2 50, 50 में से 100 जाएगा तो ये बचेगा आपका -50। ये इससे कटेगा तो ये होगा -25, -25 से -25 कट जाएगा तो a बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी a का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इसी में रखते हो, तो जब इसमें रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, तो यहां से देखना कैसे सॉल्व करेंगे अपन। 40 बराबर 5u, 40 बराबर 5u बराबर a को रख दो आप 1, तो 25/2 बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? 25/2। कहां से अपने को u का मान निकालना है? तो उधर ले जाओगे तो 40 माइनस 25/2, तो ये हो जाएगा तेरा एलसीएम लोगे तो 80 माइनस 25, 80 80 माइनस 25/2। 80 माइनस 25 कितना होगा? तो 80 में से अगर 25 घटाओगे तो 55/2, और इधर 5u, तो ये होगा तेरा 55/2 डिवाइडेड बाई 5 बराबर u। ये कटेगा तो 11 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 11/2 आ गया आपका प्रारंभिक वेग। 11/2 आ गया आपका प्रारंभिक वेग। बेटा पॉज करके पहले एक सवाल लिख लो, सवाल इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है ना? सवाल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है सॉल्यूशन का, कोई खास बात नहीं है, लास्ट स्टेप है सॉल्यूशन का कि आप यहां से a तथा u का मान निकाल के रख दो। तो चलो a और u का मान निकालोगे तो यहाँ पे देखो क्या है इक्वेशन, 105 प्लस u बराबर, सॉरी 105 प्लस s, अरे भाई इस समीकरण में u का मान रखूंगा, u का मान कितना है? 11/2। तो कैसे रखोगे? 15 गुना 11/2, ठीक है, हाफ a का मान 1 इंटू 15 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां से क्या बनेगा सुनो, ये 1/2 एलसीएम ही ले लो, तो s बराबर हो जाएगा आपका, ये 1/2 एलसीएम लोगे तो यहां से 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस
15 गुना 11, तो 15 को अगर 11 से गुना करोगे, 15 को 10 से गुना करोगे तो कितना होता? 105। 15 को 10 से गुना करोगे तो सॉरी 150, और 11 से गुना करोगे तो 165। ये हो गया सर 165, माइनस 105 इधर आएगा तो माइनस 105 आएगा। अब 225 प्लस 165 बटा 2, तो जोड़ते हैं, 5 5 10 0 और 6 2 8 1 9 और 2 और 1 3। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरा 390। तो आएगा तेरा विस्थापन S बराबर 390 बटा 2 माइनस 105। 390 बाई 2, 390 बाई 2 कितना हो जाएगा? 160। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा बेटा? ढंग से देख लो। ग्यारह बटा 2, समय 15 था, तो 15 गुना 11 बटा 2, सही है एकदम। 2 तो 225, 15 का होल स्क्वायर 225 ही होता है ना भाई? बिल्कुल ठीक है। 15 को 15 से गुना करेंगे 225 प्लस 165 बाई 2, तो 225 प्लस 165 सही है। 390 बटा 2, 390 हो जाएगा तेरा 150, 145, ये हो जाएगा तुम्हारा 195। बिल्कुल सही है। 390 को 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 195, क्योंकि 195 से 2 करोगे माइनस 105। हाँ ठीक है, एकदम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व करके देख सकते हो खुद से। तो 195 में से 105 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 90 मीटर। ये आ जाएगा आपका जवाब 90 मीटर। क्लियर है क्या ये बात? तो इस सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, इस सवाल को इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल का कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे जवाब आसानी से आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा उपाय है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो तुम्हें देख, क्या ये सॉल्यूशन तुम्हें लंबा लगा? खुद से करोगे तो क्या 1-1.5 पेज लग जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाओगे 2 बनाओगे, फिर इसमें 2 से गुना करके इसको घटाओगे, तो ये 4-5 लाइन, फिर वहां से वैल्यू ए यू निकलेगा, फिर यू का मान रख के ए निकालोगे, या ए निकलेगा तो ए का मान रख के यू निकालोगे, फिर दोनों की वैल्यू उसमें पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो यह आ जाएगा 190 माइनस 105, 195 माइनस 105 बराबर 90 मीटर। ये जवाब है, बिल्कुल सही है। अब बात ये है कि जो जवाब आया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इसको डायरेक्ट आंसर लिख दो, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना इक्वेशन बनाए? एक भी इक्वेशन नहीं बनाना, सीधा आंसर लिखना है। ऐसा संभव है क्या? तो ना तो आज तक तुमने ऐसा कभी देखा होगा, ना पढ़ा होगा, ना आगे पढ़ोगे। मैं सिखा देता हूँ डायरेक्ट आंसर निकालना, ठीक है ना? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको एक बार समझना क्या, मैं तुम्हें आंसर निकालना अगर है, कंसेप्ट तो देख मैंने सिखा दिया, अब मैं आंसर निकालना भी सिखाता हूँ। देख 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 सुन, ये 40 चला है, ये 65 चला है, तो इसमें डिफरेंस बता दो कितने का? डिफरेंस कितने का? डिफरेंस है 65 माइनस 40, 25 का। हाँ, तो मतलब पहले से कितना ज्यादा चला है? 25 मीटर। तो फिर इससे आगे कितना ज्यादा और चलेगा? 25 मीटर। 65 25 90, आंसर 90। समझ आया कि नहीं है? अगर तुम्हें कुछ डाउट लगता है, तो पहली बात, ये जो मैंने बताया ये जरूरी नहीं तुम्हारे लिए सीखना। तुम मजदूर हो तो ये मजदूरी करके निकालते रहो, बाकी चाहे डेटा कुछ भी हो, ये पैटर्न हमेशा फॉलो करता है। अब इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा लेंथी मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, और वो तुम मेडिकल के विद्यार्थी हो बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी मैथमेटिक्स में मत जाओ, भरोसा करो एकदम सही आंसर है। क्या बताया मैंने? सुन, पहले 10 सेकंड में मान ले 40 दिया है, फिर दूसरे 10 सेकंड में 65 दिया है, तीसरे 10 सेकंड में कितना जाएगा पता है? ये 40 चला है ना, इससे कितना ज्यादा चला है? 25, तो 40 प्लस 25 कितना? 65। 65 से 25 और ज्यादा चलेगा, तो 65 प्लस 25 90 मीटर आंसर आ गया। ये रहा 90 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम जबरदस्त चीज है, इसको समझ लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। कहानी तो कहानी अपनी जगह पे है, सॉल्यूशन जबरदस्त है, ठीक है? आगे देखो, वस्तु नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तथा तीसरे सेकंड में 25 मीटर चलता है। अब फिर से यहाँ नहीं बताया कि प्रारंभिक वेग क्या है, तो प्रारंभिक वेग कुछ यू ही मानेंगे, t = 0, प्रारंभिक वेग यू मानेंगे, लेकिन त्वरण नहीं। अब कह रहा है कि तीसरे सेकंड में 25 मीटर चलता है, तो कोई भी वस्तु जो किसी भी 1 सेकंड के इंटरवल हो, चाहे तीसरा 1 सेकंड हो या चौथा 1 सेकंड हो, वो तय दूरी जो होता है
एस nth बराबर होता है प्रारंभिक वेग u a/2 इंटू 2a-1। इसमें इन नंबर ऑफ सवाल मिलेगा आपको पैकेज में, तो ध्यान से इसका कैलकुलेशन देखना बेटा, बहुत आसान होता है, कोई खास बात नहीं होता। देखो एस nth कौन से में, तीसरे में कितना चला है, 25 मीटर चला है। तो यहाँ लिखोगे 25 बराबर u नहीं पता तो u प्लस a भी नहीं पता तो ये रहने देंगे, इंटू तीसरा है तो 3 गुना 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, एक इक्वेशन। फिर बोला पांचवें में 45 चला, तो यहाँ पे लिखोगे 45 बराबर u प्लस a/2 इंटू 5 गुना 10 माइनस 1 9। देख ले जवाब कितना रफ्तार में आएगा, इसको भाग दे दो, भाग देने से सॉल्व हो जाएगा क्या। अब तुम्हें क्या निकालना है, छठवें सेकंड में विस्थापन बताए। अब छठवें सेकंड में विस्थापन निकालने के लिए अपने को u और a दोनों का मान चाहिए होगा, क्योंकि छठवें सेकंड के लिए इक्वेशन लिखोगे तो विस्थापन इन छठवां सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे u और a का मान आपको चाहिए, छठवें सेकंड में निकालना है, लेकिन u और a तो चाहिए। तो इस दो इक्वेशन में से u और a की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। अब एक काम करें, इसको घटा दें, कुछ ना करें, इसको घटाने से क्या होगा, u कटेगा। तो दो देख इधर, 25 माइनस 45 तो माइनस 15। अरे भाई 25 में से 45 जाएगा तो माइनस 15, u से u कटेगा, घटा रहा हूं। यहाँ पे तेरा a/2 कॉमन आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा -4, तो -4 a/2। माइनस से माइनस तेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 अगर इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 30। तो a बराबर आ गया तेरा 30/4 मतलब 15/2, ठीक है। ये आ गया तेरा 15/2, सही लिखा है। यदि नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तथा तीसरे सेकंड में 25 मीटर चलता है, थर्ड सेकंड में 25 मीटर चलता है, ठीक है बताओ। फिर पांचवें सेकंड में 45 मीटर चलता है, a/2, ठीक है। 45 में से 25 जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, ये घटाओ गड़बड़ कर दिया अपन ने। 45 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, ढंग से सोचना बेटा, 25 में से 45 घटाओगे तो 20 आया ना, 20 आएगा ना। अब ये माइनस 20 आएगा ना। अरे भाई यार 25 में से 45 घटाओगे तो -20 ही तो आएगा। 25 में से 45 में से 25 घटाओगे तो 20, 25 में से 45 घटाओगे तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 4 से कटेगा तो 5 और ये 2 से गुना हो जाएगा तो 10। तो a बराबर आ गया तेरा 10, a बराबर आ गया 10। अब किसी भी एक में a का मान रखो, तो इसमें मान रखो तो 10, तो ये देखो 25 बराबर u प्लस यहाँ पे रखोगे 10, तो 10/2 कितना होगा 5, 5 × 5 25, 25 इधर लाओगे तो u के आ गया 0, u का मान 0 आ गया साहब। अगर u का मान 0 आ गया, अब यहाँ पे आके वैल्यू पुट करोगे तो देखो q0 प्लस a का मान 10/2 इंटू 6 दूना 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये कैंसिल करोगे तो 5 × 11 55, तो छठे सेकंड में 55 मीटर चलेगा। तो ध्यान से देखना, ये सवाल मुश्किल नहीं है बेटा। अपन ने एक गलती, मेरी गलती है, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हुआ था, मैंने यहाँ पे गलती से 15 लिख लिया था, वो गलत हो रहा था, ठीक है ना। देखो बेटा 25 में से 45 घटाना है तो क्या होगा -20 होगा। तो इसको सॉल्व करो। ये सवाल n नंबर ऑफ टाइम्स आपके पैकेज में होगा। क्या होगा, किसी भी जैसे ये लिखा है ना, तीसरे सेकंड, कोई सा भी चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, छठा सेकंड में दूरी बता देगा, या फिर पांचवें सेकंड में दूरी बता देगा, u 0 ले लेगा। ऐसा भी होगा कि u 0 ले लेगा तो आपसे a पूछ लेगा, तुरंत पूछ लेगा। बस में आया कि नहीं है, तो सवाल करो, पॉज करके इसको लिखो, फिर बताता हूँ। लिख लेगा इसको, आगे देखो। एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन से गति प्रारंभ करता है। मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका जो मंदन है मतलब माइनस है पीछे की तरफ हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि 6 सेकंड पर इसकी स्थिति t = 6 सेकंड पर, t = 6 सेकंड पर इसकी जो स्थिति है वो 30 मीटर है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। तो बेटा सुनना ढंग से, अंतिम स्थिति 30 मीटर बता दिया, समय बता दिया, त्वरण बता दिया और प्रारंभिक वेग बता दिया। तो गति का दूसरा समीकरण लगाओगे, विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और टोटल जर्नी यात्रा हुआ है 6 सेकंड का, तो t को रखोगे 6। अंतिम स्थिति 30 माइनस प्रारंभिक स्थिति xi बराबर प्रारंभिक वेग दे दे बेटा 10 सेकंड दे दिया। बेटा कितना आसान है, देखो u 10 सेकंड दे दिया, 10 इंटू समय कितना दिया, समय दिया 6 सेकंड इंटू 6 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि तुरंत निगेटिव है, हाफ, a का मान रखेंगे अपन -2,
के का मान क्या रखेंगे भाई -2, तो माइनस यहाँ आ गया 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, ये हो गया तेरा 60 माइनस 36, 30 माइनस एक्साई, तो माइनस एक्साई उधर चला जाएगा। 60 माइनस 36 कितना होगा 24, 60 माइनस 36 24, एक्साई इधर चला जाएगा, 30 माइनस 24 बराबर एक्साई, 30 माइनस 24 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6 मीटर के आसपास। क्या जाएगा भाई आंसर 6 मीटर आ जाएगा। तो आपका प्रारंभिक स्थिति कितना था 6 मीटर। बेटा समझना सवाल के लैंग्वेज और कीवर्ड्स को पकड़ो। यदि वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग तथा -2 मीटर पर सेकंड में मंदन चलता है, मतलब प्रारंभिक वेग बता दिया आपको, प्रारंभ में उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड तथा उसका मंदन था -2 मीटर पर सेकंड का, दो बातें पता चल गई तथा 6 सेकंड के बाद समय पता चल गया और अंतिम स्थिति आपको बता दी। प्रारंभिक स्थिति पूछ रहा है तो विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u पता है, t पता है, a पता है, अंतिम स्थिति पता है, यहां से प्रारंभिक स्थिति आ जाएगा। क्या क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? लिख लीजिए पॉज करके।